ओके, तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? राइट, डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, राइट। उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं? डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस? Storage unit where we store the data. सो डेटाबेस वेयर वी स्टोर द डेटा, राइट। सो जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं और जहाँ से हम इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। फिर हमने डेटाबेस का एक टाइप देखा था, कौन सा था? रिलेशनल डेटाबेस। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? सो वेयर वी स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, राइट। टेबल फॉर्मेट का डेटा जहां पर स्टोर करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस, या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा आप बोल सकते हो। ओके, उसके बाद हमने डीबीएमएस देखा था। सो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर Database management डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो क्या है डीबीएमएस? software which is used to interact. यस, डीबीएमएस क्या है? It is a software which is used to interact with data. यस, तो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू इंटरेक्ट विद और मैनेज द डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हमने एक आरडीबीएमएस देखा था। सो क्या है आरडीबीएमएस? So RDBMS stands for Relational Database Management System, right? Which is used to interact with the relational database. रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहां पर हमने टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर किया, ठीक है। मतलब जहां पर हम टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ भी ऑपरेशन करने हैं, तो बाय डिफॉल्ट मतलब हम क्या कर रहे हैं? टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो टेबल के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम क्या करेंगे? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो कौन से आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ठीक है। उसमें से हम कौन सा यूज करने वाले हैं? MySQL. माई एसक्यूएल। तो फिर क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, व्हाट इज माई एसक्यूएल? यस, ओके, लेकिन विच इज यूज टू मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस, manage relational data. राइट। सो एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल क्या है? इट इज अ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू मैनेज रिलेशनल Manage डेटाबेस। relational database. अब आपको अगर रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करना है, जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखा था, राइट। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयज नाम का डेटाबेस है जिसमें ये दो टेबल है, ठीक है। अब टेबल कहाँ पे स्टोर करेंगे हम? कौन से डेटाबेस में? रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस है जिसका नाम एम्प्लॉयज है, ठीक है। उस एम्प्लॉयज डेटाबेस में दो टेबल है, एक एम्प्लॉय नाम का और दूसरा सैलरीज नाम का, ठीक है। अब इन दोनों टेबल में से मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। उस डेटाबेस में से आपको एम्प्लॉयज टेबल का डेटा शो करना है। तो दो स्टेप फॉलो करनी है। तो ये दो स्टेप कौन करेगा? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर करेगा। लेकिन आपको उस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना, इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि क्या क्या स्टेप करने हैं। वो आप कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दोगे उसको? एसक्यूएल लैंग्वेज। SQL. तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर Structure स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, structure राइट, query language. which we use to Communicate with data. perform operation like insert, update, delete, Yes. okay, on tables or relational database, ठीक है। तो कल के लेक्चर में किसी को डाउट है? कुछ क्लियर है? सभी टॉपिक, कितने टॉपिक देखे थे हमने? डेटा, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, फिर माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल का डिफरेंस। ओके, टोटल 8 पॉइंट्स देखे थे। किसी को डाउट है इसमें? No. No, sir. सो देखो, आज के बाद हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस के बारे में स्टडी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डेटा कौन सा आ गया? टेबल फॉर्मेट का, टेबल फॉर्मेट, ओके, जिसको हम स्ट्रक्चर डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब टेबल फॉर्मेट के डेटा के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने, सॉफ्टवेयर कौन से यूज करेंगे? माई एसक्यूएल, मतलब आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि हमारा माई एसक्यूएल है। अब माई एसक्यूएल को कमांड करने के लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे? एसक्यूएल SQL. लैंग्वेज यूज करेंगे, ओके। अब टेबल पता है कैसे होते हैं? रोज कॉलम फॉर्मेट में होते हैं। मैंने कल बताया था। रोज को हम क्या Yes. बोलेंगे?
रिकॉर्ड्स और कॉलम को फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज टेबल है इसमें कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। हर एक कॉलम को एक नाम है, देखो 6. अलग अलग नाम दिया Yes. है। एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर्ड। अगर मैं इस डेटा को हटा देता हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ आपके पास टेबल है, टेबल में हर एक कॉलम को एक नाम दिया है। इस नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, तो इस कॉलम में कौन सा डेटा रहेगा? नंबर्स रहेंगे, Number. एम्प्लॉय नंबर Column. रहेगा ना। यहाँ पे बर्थ डेट है, Yes. मतलब एम्प्लॉय की बर्थ डेट रहेगी, Date. तो डेट आएगा इसमें। यहाँ पे फर्स्ट नेम, Yes. लास्ट नेम है, इसमें क्या है? नाम रहेंगे एम्प्लॉयज के। Character. Yes. फिर यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे हायर डेट। तो मतलब कॉलम का नाम क्या क्या है? हमने एक मीनिंगफुल नाम रखा है ना, राइट। Yes. इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि उस कॉलम में कौन सा डेटा रहने वाला है। Yes. हमेशा देखो, आप जब भी कोई लैंग्वेज देखोगे, आगे जाके पाइथन देखोगे, ठीक है, या फिर CSIT बैकग्राउंड का है कोई? एनीवन? सी, C++, जावा, Yes. बेसिक तो पता होगा। आपने वेरिएबल Yes. नाम सुना Yes. है? क्या होता है Yes. वेरिएबल? Yes, sir. यस, ओके। बुक की डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, आपको क्या समझ में आ रहा है? वेरिएबल क्या है? नहीं, वेरिएबल मतलब Container to store data. वो कंटेनर नहीं, कंटेनर का नाम है वो। वेरिएबल सिंपल, ठीक है। आपको अगर एफसी रोड पे आना है, गूगल मैप पे आप एफसी रोड सर्च करोगे ना, मैप में हर एक लोकेशन के लिए कुछ नाम है ना। अगर वो नाम ही नहीं होता तो? Storage location. यस, वैसे ही देखो, आपके मोबाइल फोन में मेमोरी है 64 GB, 128 GB, जो भी रहेगा, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी चीज सेव करनी है, जैसे आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रहे हो, तो हर एक कॉन्टेक्ट को नाम दे रहे हो ना। नाम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? इजीली आप फाइंड नहीं कर पाओगे ना कि मुझे अगर मान लो फॉर XYZ नाम का मैंने एक कॉन्टेक्ट सेव किया है, मुझे वो फिर दोबारा फाइंड करना है, मुझे जब भी उसकी जरूरत होगी तो मुझे जल्दी मिलेगा क्या, अगर मैंने उसको नाम नहीं दिया है तो? No. वेरिएबल क्या है? सिंपल आपके मेमोरी लोकेशन का एक नाम है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ए इज इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या है? A store the 100 value. देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 100, ये मतलब नहीं होता। यहाँ पे क्या है, मेमोरी में मैंने एक लोकेशन पे, उस लोकेशन को नाम दिया है मैंने ए, और उस A. ए में मैंने क्या किया है, 100 को स्टोर किया 100 है, store किया. ठीक है। ये वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल का नेम हमेशा एक मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब, यस, वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको नाम Means सुनकर ही date पता में चलना हम चाहिए date कि ही उसके डालते अंदर हैं. आपने क्या डेटा स्टोर किया है। ओके, हाँ. जैसे यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नंबर है, मतलब इस कॉलम में आपने उधर क्या डेटा number ही स्टोर किया है, ये डाला है. समझ में आ रहा है आपको? Yes. बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हाइट, मतलब नाम सुनकर ही पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे हाँ. हर एक नाम में देखो हमने क्या किया है, अंडरस्कोर यूज किया। देखो जैसे फर्स्ट नेम, नाम कैसे लिखा है? First underscore फर्स्ट नेम। name. लास्ट नेम को कैसे लिखा है? लास्ट नेम। ऐसे क्यों लिखा है? यस, स्पेस क्यों नहीं दिया यहाँ पे बीच में? देखो एसक्यूएल रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। सबसे पहले बताओ, C++, जावा, पाइथन, ये कौन सी लैंग्वेज है? मतलब केस सेंसिटिव Case है। Program. sensitive. कैसे? केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब क्या होता है? मतलब, या फिर ऐसे करता हूँ मैं, एक सर्टेन टाइप का क्राइटेरिया फॉलो दोनों क्या करना है, पड़ता आर है. है, राइट। हमें पता है दोनों का मतलब आर है, लेकिन ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, उनको क्या बताया कि ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर।
कैपिटल लेकिन है। एसक्यूएल में ऐसा नहीं। एसक्यूएल में देखो, अगर आप स्मॉल आर लिखो कैपिटल आर लिखो, उसको पता है कि ये आर ही। सो एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आगे जाके हम जो भी क्वेरी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, अब इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने स्मॉल में लिखा है। सेम अगर यही मैं कैपिटल में लिखता हूँ, दोनों का मतलब एक ही। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम्प्लॉइज का ई कैपिटल लिखूंगा, बाकी पूरा स्मॉल में लिखूंगा, या फिर मैं इसमें बीच में वाई भी कैपिटल कर दूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब उसको आप स्मॉल यस दे दो कैपिटल यस दे दो, दोनों का मीनिंग उसको पता है कि यस ही है। ओके, ये क्लियर है केस सेंसिटिव मतलब। फिर उसके बाद जब भी आपको कुछ नाम देने, तो वो नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। अब नाम, वेरिएबल के नाम डिफाइन करने के 3 रूल है, केस रूल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, केस रूल सुना है नाम कभी आपने? कौन से केस रूल होते हैं? ओके, फर्स्ट है हमारा कैमल केस। ठीक है, या फिर हम पहले पास्कल केस लेते हैं। ओके, सेकंड है कैमल केस, थर्ड है स्नेक केस। देखो, इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। कैमल केस, स्नेक केस, पास्कल केस। अब पास्कल केस मतलब, अब आपको कुछ भी नाम डिफाइन करना है, जैसे फर्स्ट नेम नाम का एक कॉलम है, मैंने कैसे लिखा था? फर्स्ट नेम ऐसे लिखा था। लेकिन इसी फर्स्ट नेम को मैं अगर पास्कल केस फॉलो करूंगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जितने भी वर्ड है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। फर्स्ट का एफ कैपिटल है, स्पेस नहीं देंगे, अंडरस्कोर भी नहीं देंगे। अब फर्स्ट के बाद नेम वर्ड है, तो नेम का एन कैपिटल रहेगा, तो फर्स्ट नेम। ये क्या हो गया हमारा? पास्कल केस, राइट। इसका कोई एक एग्जांपल बता सकते हो? रियल टाइम एग्जांपल डेली आप यूज करते हो, देखो। यस, फोन पे गूगल पे कैसे पी कैपिटल है, फोन का पे का भी पी कैपिटल है, गूगल पे का देखो, गूगल का जी और पे का पी ये कैपिटल है। तो ये किसके लिए ऐसे डिजाइन है, अच्छा दिख रहा है, इसके लिए नहीं। वो क्या कर रहे हैं, पास्कल केस को फॉलो कर पास्कल। रहे हैं। ठीक है, कैमल केस, कैमल केस मतलब देखो, कैमल केस कैसे लिखा है? फर्स्ट वर्ड स्मॉल में रहेगा, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। जैसे कैम, फर्स्ट नेम कैसे लिखेंगे फिर इसमें? फर्स्ट पूरा स्मॉल में आएगा, उसके बाद नेम है तो एन कैपिटल, फिर स्मॉल। इसका एक एग्जांपल, इसको भी डेली यूज करते हो। यस, आईफोन, राइट, आई बॉल। आईफोन ऐसे है ना, आई कैपिटल है, उसके बाद सभी हमने क्या, फोन का पी कैपिटल लिखा है। यस, उसके बाद आता है स्नेक केस। और जनरली हम जितने भी लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें स्नेक केस को फॉलो करते हैं। मतलब जितने भी वर्ड रहेंगे, हर एक वर्ड को अंडरस्कोर से ज्वाइन कर दो। जैसे हमारे केस में हमने फर्स्ट नेम कैसे लिखा था? फर्स्ट नेम, कुछ भी रहे, मान लो मुझे ईएमपी डिटेल्स नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, तो ईएमपी डिटेल्स। ओके, हर एक वर्ड को हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर से ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? ये रूल क्लियर है सबको? यस। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में देखो, 6 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। हर एक कॉलम में क्या देखो, एम्प्लॉय नंबर में हमने कौन सा डेटा स्टोर किया है? नंबर से। बर्थ नंबर्स डेट में फॉर क्या है? डेट स्टोर के। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, इसमें क्या है? टेक्स्ट है ना, कैरेक्टर है। और हायर डेट में क्या है? डेट। डेट से फिर से, तो इसको क्या बोलते हैं? यस, डेटा टाइप नाम सुना है? न्यूमेरिक डेटा। क्या होता है डेटा टाइप? ठीक है, अभी तो देखो, टाइप ऑफ डेटा। ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन मान लो एक ही कॉलम में सभी वैल्यूज मिक्स होते हैं, नंबर्स भी रहेंगे, टेक्स्ट भी रहेंगे, डेट भी, कैरेक्टर, पूरा एक मिक्स रहेगा। और आपको बोला है कि डेटा को सेपरेट आउट करो, तो कौन से बेसिस पे करोगे? तो डेटा डेटा को टाइप्स। प्रॉपर सेपरेट आउट करने के लिए एक टर्म है डेटा टाइप्स। एसक्यूएल में देखो मेनली कौन से डेटा टाइप्स है? डेटा टाइप्स, फर्स्ट है इंटीजर। ओके, सो अगर आपको कंप्लीट नंबर स्टोर करना है, कंप्लीट नंबर मतलब 0 to, मतलब जितने पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो
तो जो भी कंप्लीट नंबर आपको स्टोर करना है, हम डेटा टाइप यूज करेंगे इंटीजर। उसको यूज कैसे करना है, सिंपल INT इंट यूज करेंगे। ओके, आज बस डेटा टाइप का बेसिक समझ लो, इसका यूज कैसे करना है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इंट कब यूज करेंगे, नंबर स्टोर करने। अगर मान लो इनकम्प्लीट नंबर है तो डेसिमल यूज करते। ठीक है, अब डेसिमल को हम नॉर्मली ऐसे यूज करते, सिर्फ डेसिमल लिख दो, या फिर उसको हम ऐसे भी करते, देखो डेसिमल 8, अब इसका मतलब क्या होता है, 8,2 का मतलब क्या है। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने, 8 है, तो इस 8 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 रहेंगे। अब इस 2 का मतलब क्या है, लास्ट के 2 नंबर से पहले आपका डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे। क्लियर है, अगर यही यहाँ पे 10,2 होता तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाते, 10, और डेसिमल आता 6 और 2 के बीच में यहाँ। यस, उसके बाद थर्ड है हमारा स्ट्रिंग का। ठीक है, स्ट्रिंग में दो टाइप्स है, फर्स्ट है कैर, ओके, और सेकंड है वैर। कैर का मतलब क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर। वैर कैर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ स्टूडेंट के नाम है, ओके। अब अगर स्टूडेंट के नाम को मुझे टेबल में स्टोर करना है तो कॉलम का नाम क्या आएगा, स्टूडेंट नेम या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे कुछ नाम आएगा। मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ। varchar, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ नाम मेंशन किए। अब इन नाम को मुझे क्या करना है, कहीं पे तो स्टोर करके रख। ठीक है, पहले ये समझ लो डेटा टाइप का यूज क्या है। अगर आपको टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए, टेबल फॉर्मेट में डेटा को कैसे स्टोर कर पाओगे आप, सिंपल है ना। सबसे पहले आपको पास तो टेबल तो होना चाहिए ना, या फिर पहले डेटा स्टोर करोगे बाद में उसका टेबल बनाओगे, कैसे करोगे, पहले टेबल क्रिएट करोगे, उसके बाद उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, किसी भी चीज को आप टेबल कब बोलोगे, उसमें कॉलम्स रहेंगे, राइट, कॉलम्स रहेंगे, एम्प्टी कॉलम। तो जब भी हम कॉलम क्रिएट करेंगे तो हर एक कॉलम का पहले से डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो मैंने ये टेबल क्रिएट किया तो मैं एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप क्या दूंगा, इंटीजर। अभी डेटा टाइप हम क्यों देंगे, क्योंकि देखो आपको पता है, अगर आपने डेटा टाइप मेंशन भी नहीं किया तो आपको पता है एम्प्लॉय नंबर में नंबर स्टोर करने, लेकिन आगे जाके कोई नया एम्प्लॉयज आ गया, उसको नहीं पता है, उसने क्या किया, इसमें कैरेक्टर स्टोर कर दिया। डेटा आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहेगा क्या, एक ही कॉलम में नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी आ रहा है, तो एनालिसिस कर पाओगे। तो इसलिए डेटा को प्रॉपरली सेपरेट आउट करने के लिए हम हर एक कॉलम का डेटा टाइप मेंशन करके रखें। अब अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप इंट कर दिया तो इसका मतलब इस कॉलम में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर गलती से मैंने यहाँ पे कुछ नाम स्टोर कर दिया, जैसे यहाँ पे शुभम, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एरर आ जाएगा। तो ये भी देखेंगे एरर कैसे आता है, पहले सिर्फ हम क्या करेंगे, बेसिक समझ लेंगे। तो इंट मतलब इंटीजर, अगर नंबर स्टोर करना है तो इंट यूज करेंगे, इनकम्प्लीट नंबर रहेगा तो डेसिमल। अब मुझे नाम स्टोर करने, ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, कैर 6 करता हूँ और वेर कैर 6। ओके, इस 6 का मतलब क्या होता है, देखो कैर 6 का मतलब 1 से लेके 6 कैरेक्टर तक वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताओ ओम के नाम में कितने कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, तो कैर में आ जाएगा ओम, वेर कैर में आ जाएगा ना, सेम है। 6 का मतलब क्या है, 1 से लेके 6 कैरेक्टर तक वो कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा। तो ओम नाम दोनों में आ गया, साई नाम आएगा क्या, दोनों में आ जाएगा सही, राइट, यहाँ पे भी सही आएगा। उसके बाद गणेश नाम, देखो कितने कैरेक्टर है, 6 है, तो वो भी दोनों में आ जाएगा, क्योंकि अप टू 6 है ना, 1 से लेके 6 तक। उसके बाद प्रियंका नाम स्टोर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 कैरेक्टर। देन साक्षी, यस स्टोर हो जाएगा। देन शुभम नाम,
नहीं हो। ओके, अब दोनों में देखो हमने 6 यूज किया है, तो ये क्या करेंगे, दोनों भी सेम वर्क कर रहे हैं, 1 से लेके 6 कैरेक्टर तक हर एक वैल्यू को स्टोर करेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है फिर, अब देखो कैर 6 यूज किया है ना, कैर 6 का मतलब ये क्या होता है कि वो हर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 6 बाइट स्पेस लेगा। कितनी लेगा, 6 बाइट स्पेस लेगा। तो यहाँ पे ओम के नाम में कितने कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है ना, तो इन 2 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट स्पेस लगने वाली थी, लेकिन वो कितनी ले रहा है, 6 बाइट्स लेगा। साई के नाम में कितने कैरेक्टर है, 3, तो कितनी स्पेस लगनी चाहिए, 3 बाइट लगनी चाहिए, तो वो कितनी लेगा, 6 बाइट्स लेगा। लेकिन वैरक्यार में ऐसे नहीं होता है, वैरक्यार में क्या है, जितनी साइज रहेगी उसके हिसाब से वो स्पेस लेगा। जैसे ओम के नाम में कितने कैरेक्टर है, तो 2 बाइट स्पेस लेगा। साई के नाम में कितने, 3 बाइट्स। यहाँ पे 6 बाइट स्पेस लेगा, यहाँ पर भी 6 बाइट स्पेस लेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो कैर कब यूज करेंगे, जब आपको फिक्स लेंथ पता होगी। फिक्स लेंथ मतलब आपको पहले से ही पता है कि एक कॉलम है जिसमें हर एक वैल्यू की साइज 4 कैरेक्टर रहने वाली है या फिर 5 कैरेक्टर रहने वाली है, तो कैर 5 या फिर कैर 4 यूज करो। लेकिन वैर कैर कब यूज करोगे, जब आपको पहले से ही पता नहीं है कि वैल्यू की साइज क्या रहेगी, राइट। जैसे हमारे केस में यहाँ पे मुझे बताओ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या यूज करोगे, कैर करोगे या वैर कैर, वैर कैर क्यों करेंगे, नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है उसका नाम पहले से ही पता है कि आपको, और उसके नाम में कितने कैरेक्टर रहने वाले नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वैर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जेंडर कॉलम का क्या करेंगे, क्या वैल्यू क्या लेंगे उसमें, 1 लेंगे ना। देखो हमें पहले से ही पता है इसमें क्या है, ये पहले से डिसाइड रहेगा कि हम जेंडर कॉलम में यम एफ इस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले, तो यहाँ पे हर एक रो में एक ही कैरेक्टर आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैर 1 यूज करूंगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पे कैर और वेर कैर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर डेटा टाइप्स, ठीक है। देखो सिंपल, कब कैर कब यूज करेंगे, जब फिक्स लेंथ रहेगी तब। वेर कैर कब यूज करेंगे, वेरिएबल लेंथ रहेगी तब। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा डेट कर। अब किसी भी कॉलम में आपको डेट की वैल्यू स्टोर करनी है, सिंपल डेटा टाइप यूज करो डेट। ओके, डेट के बाद है हमारा इनम। ओके, अब इनम को कब यूज करना है, जब आपके पास कुछ प्री डिफाइन ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। जैसे गूगल फॉर्म फिल किया है सबने, गूगल फॉर्म में जहां पर रेड मार्क रहता है, स्टार रहता है, तो मैंडेटरी होती है वो फिल करना, राइट। जिसमें कॉलेज में सबने गूगल फॉर्म फिल किया होगा, आपका नाम, ठीक है, कॉलेज का नाम सिलेक्ट करो। उसके बाद जेंडर कॉलम रहता है, एक जेंडर का ऑप्शन आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, मेल फीमेल ऑदर, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है ऑप्शन, वो डेटा टाइप है आपका इनम। जैसे मैं इनम डेटा टाइप यूज करूंगा और वहां पे मेंशन कर दूंगा एम, इसका मतलब अब मैंने ये डेटा टाइप कौन से कॉलम के ऊपर लगाया, जेंडर, तो जेंडर कॉलम में आप इन दोनों वैल्यू को ही सिलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से एक ही वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। कोई तीसरी वैल्यू आप अगर एंटर करोगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जेंडर कॉलम, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इनम। या फिर जैसे आपके पास प्री डिफाइन ऑप्शन रहेंगे, गुड बेटर बेस्ट, कैटेगरी वाइज, राइट, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मैं पहले से ही उस कॉलम के कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करके रखूंगा, उसके लिए डेटा टाइप है इनम, ठीक है। डेटा टाइप समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। ये फाइल में से सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, एक बार रिवाइज करो इससे, ठीक है। देखो जनरली 3 टाइप्स है एसक्यूएल में, न्यूमेरिक है, डेट एंड टाइम है, और स्ट्रिंग करके। अब नंबर्स में जैसे हमने इंटीजर देखा, वैसे ही इंटीजर से कितने टाइप है, टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है। उसके बाद हमने सिर्फ इंटीजर देखा था ये वाला, और उसके बाद बिग इंट। अब ये टाइप क्यों है, देखो अगर मुझे 0 to 255 तक की नंबर स्टोर करने, टाइनी इंट यूज करूंगा। अगर मुझे 270 का नंबर स्टोर करना है तो टाइनी इंट में हो जाएगा क्या वो, उसके लिए हमें स्मॉल इंट लगेगा। अब आपको इंटरव्यू में रेंज कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, ऐसे डेटा टाइप से जनरली हम मोस्टली यूज करेंगे इंट करके सिर्फ। ओके, जिसकी रेंज देखो कितनी है। कोई रीड कर पाएगा इस वैल्यू को,
यस नहीं, सीआर में रीड करो बस। 4 to 89 करोड़ से, राइट। बिग इंट की कितनी रेंज है देखो, 0 से लेके कितनी है, वैल्यू दिख रही है ना लास्ट तक सभी। यही तक करोड़ हो गया देखो, 9 तक, राइट। तो मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये रेंज कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू, लेकिन आपको एक बस बेसिक आइडिया होनी चाहिए। इंटीजर, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, ठीक है। जनरली हम यूज करेंगे इंटीजर, ओके। उसके बाद हमने डेसिमल देखा, देखो 8,2, ये मीनिंग क्लियर है। 8 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 रहेंगे। 2 का मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। फिर डेट एंड टाइम में हम डेट यूज करेंगे। डेट मतलब अगर आपको डेट वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डेट फंक्शन यूज करोगे, ओके। कहीं डाउट है क्या? यस। काही डाऊट आहे का, समजत नाही? काय आलंय? डाऊट असेल तर विचारत चला, ठीक है, ओके। त्यानंतर सेकंड आहे डेट टाइम, ओके। डेट टाइम, इसमें हम क्या करेंगे, देखो डेट भी स्टोर कर सकते हो और टाइम भी, जैसे आवर्स मिनट सेकंड में रहेगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प, इसमें भी क्या है, डेट भी है और आपका टाइम भी है, लेकिन टाइम स्टैम्प और इसमें डिफरेंस क्या है, टाइम स्टैम्प वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका करंट टाइम अपडेट करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सिर्फ टाइम स्टोर करना है तो हमारे पास टाइम करके एक है। ईयर स्टोर करना है तो ईयर का एक है, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग के देखे थे, देखो कैर वैर कैर। कैर कब यूज करेंगे, फिक्स लेंथ रहेगी तो। वैर कैर कब करेंगे, वेरिएबल लेंथ। उसके बाद टेक्स्ट है, देखो अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो नीचे रिव्यू डालते हो, या फिर लिंक्डइन ले लो। लिंक्डइन का आपका जो अबाउट अस का पेज रहता है, अबाउट अस में आपको कुछ टाइप करना पड़ता है आपके रिलेटेड, तो उसमें क्या रहता है, 5,000 वर्ड तक ही आप टाइप कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर अगर टाइनी टेक्स्ट, इसका क्या है, 255 कैरेक्टर तक टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट मतलब अब मैं टेक्स्ट को कैसे यूज करूंगा, टेक्स्ट 5,000 ऐसे, टेक्स्ट 5,000। इसका मतलब जिस भी कॉलम के ऊपर कि मैं फंक्शन ये डेटा टाइप लाऊंगा टेक्स्ट 5,000, तो उसके अंदर आप सिर्फ 5,000 कैरेक्टर तक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ओके। फिर मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, बस टेक इन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि याद ही रखना है हर एक का कितना साइज है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक आइडिया लेके रखो। उसके बाद हमने एक इनम देखा था, जहां पर अभी प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज रहेंगी, तब हम क्या करेंगे, इनम। जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ओके। जेंडर, मेल फीमेल का देखा था हमने, क्लियर है। तो ये फाइल शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप पे, एक बार आप रिवाइज करो घर पे जाके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, डेटा टाइप समझ में आ गया। एक्चुअल यूज क्या होता है डेटा टाइप का वो देखेंगे हम, ठीक है, जब हम क्वेरी स्टार्ट करेंगे ना, तब। चलो, इंस्टॉलेशन किया है किसी ने या करके लेना है अभी? लैपटॉप लाया है सभी ने? ठीक है, तो अभी इंस्टॉलेशन करके लेते हैं। एक एक स्टेप जैसे मैं करूंगा, सेम आपको फॉलो करना है, ओके। लॅपटॉप ओपन करायला सांगितलंय फक्त, बस, ठीक आहे। कोणाला डाऊट नसेल, बडबड करायची असेल तर तुम्ही बाहेर जाऊ शकता। उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या है, एक सिस्टम में ना 2 डेटाबेस कभी वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर, सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है। हो, ओरॅकल आधी अनइन्स्टॉल करून घ्या आणि त्यानंतर मग MySQL। तुमचा पर्सनल लॅपटॉप आहे का कंपनीचा लॅपटॉप? कंपनीच्या ह्याच्यात कसं असतं, त्यांचं स्पेसिफिकेशन वगैरे स्ट्रॉंग असतं, त्यामुळे चालून जातात। आपले जे पर्सनल लॅपटॉप आहे ना, एकच डेटाबेस मोस्टली यूज होतो त्या। तुम्ही 2 डेटाबेस करू शकता सोबतच डाउनलोड, पण हँग होईल लॅपटॉप, ठीक आहे, चालणारच नाही एवढं प्रॉपर,
कि लैपटॉप ऑन किया है सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। सिंपल क्रोम पे जाना है। ओके, यहाँ पे आपको सर्च करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड। ये ना एयरटेल 4495 करके को AIR 18729 एक पेज घेऊन तोपर्यंत अटेंडन्स पण चालू करा. ओके देखो क्रोम पे आपको सिंपल सर्च करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड. ओके देन जो फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी यहाँ पे देखो mysql.com. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है. सीधा डाउनलोड सेक्शन, सिंपल mysql डाउनलोड सर्च करो. यहाँ पे देखो डाउनलोड mysql इंस्टॉलर. ठीक है, ये भी स्किप कर रहा है स्टेप. हाँ, ये पेज है mysql का. ठीक है, जिसमें हमें डाउनलोड सेक्शन में जाना है. ओके, सिंपल mysql सर्च करो क्रोम पे. मैं फिर से बताता हूँ mysql. ओके, यहाँ पे डाउनलोड्स करके भी आ रहा है. तो यहाँ पे mysql डाउनलोड्स यहाँ पे देखेगा ना, उसको सिलेक्ट करो तो ऐसे पेज आएगा जिसमें आप बाय डिफॉल्ट डाउनलोड पेज पे रहोगे. ठीक है, अगर नहीं हो तो डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करो, फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स है. ठीक है, ओके. ठीक आहे, मागं काही प्रॉब्लेम नसेल तर तुम्ही थोडे शांत बसता का? येस, ठीक आहे. ज्यांना इन्स्टॉल नसेल करायचं त्यांनी गेलं तरी चालेल. ओके, नाही तर फक्त स्टेप बघायचं असेल तर बसू शकता. माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स. ओके, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ. उसके बाद यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज. ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है. माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक हुआ है सबका. नेक्स्ट आपको ये 354.3 MB का दिखेगा. देखो इसको डाउनलोड कर, तो डाउनलोड के ऊपर प्रेस करता हूँ मैं, तो ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड. देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया. ओके, डाउनलोड हुआ है सबका. डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करता हूँ.
डाउनलोड फाइल हुई थी राइट, उसके ऊपर मैंने प्रेस किया तो आपको ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस करना है यस। उसके बाद ऐसे एक विंडो आएगी, ठीक है। ओके यहाँ तक हुआ है सबका, यस। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टम के बाद नेक्स्ट यहाँ से अब प्रॉपर स्टेप फॉलो करो, देखो कस्टम मैंने सिलेक्ट किया है फर्स्ट, ठीक है। कस्टम के बाद नेक्स्ट करना है, ओके। काही डाऊट आहे का तुम्हाला, इथपर्यंत आलंय सर्वजण, यस। डाउनलोड चालू आहे अजून कोणाचं, ठीक आहे वेट करू मग। झालंय डाउनलोड करू, यस। ओके उसके बाद आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसको बस उसके ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट इस स्टेप यहाँ तक आए हो सब लोग, ऑफलाइन यहाँ तक किसका किसका हुआ है कंप्लीट, यस। एक ही स्टूडेंट को हुआ है, ओके। अभी कितने लोग डाउनलोड कर रहे हो, एक बार हैंड रेस करो, साइमल्टेनियसली कितने लोग कर रहे हो अभी। ओके डाउनलोड नहीं हुआ है अभी तक आपका, वाईफाई को कनेक्ट करो, पासवर्ड बताया था ना अभी, स्मॉल में AIR 18729, वाईफाई का नाम देखो ये नाम है वाईफाई का, एयरटेल 4495, इसको कनेक्ट करो। स्मॉल में AIR 18729,
ठीक है, देखो मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर जब अपलोड करूंगा, आप फिर से एक बार उसको रिवाइज करके डाउनलोड करो। सबसे पहले कस्टम सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद देखो यहाँ पे पहले मैं माई एसक्यूएल सर्वर पे यहाँ पे जो प्लस का सिंबल इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, फिर से उसके अंदर एक प्लस आएगा और यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एरो आता है उससे मैं उसको इस साइड पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन चाहिए हमें वर्क बेंच, तो वर्क बेंच के अंदर जाऊंगा, वर्क बेंच से भी एक फाइल सिलेक्ट करूंगा और फिर शेल के अंदर से मैंने 3 फाइल सिलेक्ट किए, माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल वर्क बेंच और माई एसक्यूएल शेल। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ओके। रेडी टू इंस्टॉल है तो एग्जीक्यूट करो। एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 Yes. हाँ करो करो, एग्जीक्यूट करो बस। ओके, कंप्लीट होने के बाद देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट, नेक्स्ट के यहाँ पर भी नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो आपको पासवर्ड, ओके, पासवर्ड आपको डालना है रूट, ROOT रूट, स्मॉल में डालना है, ठीक है। यहाँ पे रिपीट पासवर्ड पूछेगा तो ROOT रूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, ओके, और एग्जीक्यूट कर दो। पासवर्ड आपके हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बाद में भूल जाओगे, इसलिए सिंपल रखो, रूट करके रखो, ROOT स्मॉल में ही रखना है, ओके। सक्सेसफुल होने के बाद फिनिश करना है, नेक्स्ट, फिनिश, ओके।
ये जब ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी क्लोज कर दो इसको, ठीक है। इस पेज को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बस सिंपल सर्च बार में जाके यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्च करना। माई एसक्यूएल जो वर्क बेंच दिखेगा आपको ये ओपन करना है। देखो मैं इसको पिन करता हूँ टास्क बार में। ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट ऐसे पेज दिखेगा, वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ओके। जिसमें आपकी एक ही फाइल रहेगी, यहाँ पे एक ही कनेक्शन रहेगा लोकल इंस्टेंट करके। फिर आपको क्या करना है, सिंपल प्लस पे क्लिक करना है, कनेक्शन नेम देना है, आपके बैच का नाम दे दो या फिर कुछ भी नाम दे दो, ओके करके वो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके बैच के नाम क्या कनेक्शन बनाया, DA7 मॉर्निंग बैच, ओके। अब इसको जब आप ओपन करोगे आपको वो पहली बार पासवर्ड पूछेगा, तो वहां पे आपको रूट पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के नीचे एक स्मॉल चेक बॉक्स रहता है, ठीक है, उसको ऑन कर देना है, मतलब वो हर बार आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। जैसे अभी मैंने जिसको ओपन किया तो मुझे पासवर्ड नहीं पूछा उसने, ठीक है। क्लियर है। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद देखो, ओके। अब हमने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया है। इसका काम क्या है, माई एसक्यूएल का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब देखो, रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने से लेके रिलेशनल डेटाबेस को डिलीट करने तक सभी ऑपरेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो लैंग्वेज लगेगी, कौन सी लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करना है। तो हमें क्या लगेगा उसके लिए, टेबल लगेंगे। लेकिन टेबल कहाँ पे स्टोर करोगे आप, डेटाबेस के अंदर। कौन से डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में। तो सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। उससे पहले हम पहले एसक्यूएल के कमांड्स देख लेते, ठीक है, कौन से कमांड्स। फिर ठीक है, चलो कमांड देख लेते पहले। ओके, फर्स्ट है DDL। इसका मतलब क्या होता है, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। जिसमें आपके स्टेटमेंट आएंगे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ओके। सेकंड है DML, ओके। इसका मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट, ओके। देन थर्ड है, हाँ सिलेक्ट, आप इसमें इसके अंदर भी ले सकते हो, या फिर सिलेक्ट के लिए आप DQL करके एक डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें आपका सिर्फ सिलेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी सिलेक्ट कभी कभी आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम, ठीक है। देन आपका फोर्थ नंबर है DCL। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या आएगा, ग्रैंड एंड ग्रांट एंड रिवोक, ओके। लास्ट है आपका TCL, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आपका कमिट, रोल बैक, ठीक है। इतने सभी एसक्यूएल के स्टेटमेंट है। 5 कमांड्स देखो, DDL, DML, DQL, DCL एंड TCL। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है एसक्यूएल कमांड्स कौन से। अब हर एक हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे क्रिएट से आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखो हम DCL नहीं देखने वाले, ठीक है। एज अ डेटा एनालिस्ट आप कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। हर एक कंपनी में देखो एक IT टीम रहती है, ओके। उसके पास एक्सेस रहता है ग्रैंड और रिवोक, किसको क्या परमिशन देनी है, वो उनके पास एक्सेस रहता है। बाकी हम सभी देखेंगे DDL, DML, DQL और TCL, जिसमें से एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए तीन है, DML, ओके। फर्स्ट हम DDL से स्टार्ट करेंगे। DDL का मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट है क्रिएट। अब आपको कुछ भी डिफाइन करना है तो हम क्रिएट से करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स से रहता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ओके। अब जैसे हमने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हमारी जो लैंग्वेजेस है उसमें एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप दे दे,
वैसे यहाँ पर एक क्वेरी कंप्लीट होने के बाद सेमी कॉलन देते हैं, ठीक है। इस सेमी कॉलन का मतलब है यहाँ पे एक क्वेरी खत्म हो गई, अब नेक्स्ट क्वेरी आप इसके आगे भी लिख सकते हो या फिर नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो मुझे अब एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डिटेल या फिर एम्प्लॉयज इन्फो करके एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इन्फो, कौन सा केस है, स्नेक केस, राइट। उसके बाद सेमी कॉलन, देखो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, कौन से नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज इन्फो। अब ये रिलेशनल डेटाबेस रहेगा, राइट, क्योंकि माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं कि रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करो, जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करोगे वो माई रिलेशनल डेटाबेस ही रहेगा। इसको रन करने के लिए देखो, अब हम कितनी क्वेरी रन करनी है, हमें एक सिंगल क्वेरी है, तो सिंगल क्वेरी को रन करने के लिए देखो इस क्वेरी के ऊपर आपका एक कर्सर कहीं पे भी रहने दो, दो ऑप्शन है आपके पास रन करने के, फर्स्ट और सेकंड। अगर सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो ये कर्सर यहाँ पे इस क्वेरी के ऊपर कहीं पर भी रहने दो और सेकंड ऑप्शन को प्रेस करो, ठीक है, सिंगल क्वेरी के लिए। अगर मुझे मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो अगर मान लो मेरे पास 3 क्वेरी है तो मैंने तीनों क्वेरीज को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन पे प्रेस करो। या फिर हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है, मुझे क्या करना है, इस फाइल में जितनी भी क्वेरीज है, स्टार्टिंग लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 100 तक जितनी भी क्वेरी, या फिर इस पेज पे जितनी भी क्वेरी होंगी सभी एग्जीक्यूट करनी है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल इसके ऊपर प्रेस करना है, ओके। तो 1 बाय 1 सभी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, उसको रन करके देखेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। इसलिए अभी मुझे एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो ये इस ऑप्शन को प्रेस करें, या फिर सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर करना, देखो कंट्रोल एंटर, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर इस सेक्शन में हम क्वेरी को राइट करते हैं, ठीक है। अब क्वेरी को रन करने के बाद हमारा आउटपुट मतलब एक्शन आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। अब ग्रीन टिक आ गया मतलब क्वेरी हमारी करेक्ट है। कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, देखो फर्स्ट नंबर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। टाइम देखो कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट हुई है, कौन सी क्वेरी है, और उसको रन होने के लिए कितना टाइम लगा है, ये पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सबको एक्शन आउटपुट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको स्कीमा सेक्शन में डेटाबेस आपका एम्प्लॉय इन्फो, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे, एम्प्लॉयज इन्फो नाम का एक डेटाबेस क्रिएट होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास डेटाबेस आ गया, रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस में हमें डेटा स्टोर करना है, तो पहले तो हमें डेटा स्टोर करना है, तो एक रिलेशनल डेटाबेस लगेगा। अब क्या लगेगा हमें, टेबल लगेगा। और टेबल जब हमारे पास आ जाएगा तभी हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं ना। तो अब मुझे एक टेबल क्रिएट करना है उस डेटाबेस में एम्प्लॉयज नाम, ठीक है। तो फिर से उसके लिए क्या है, क्रिएट टेबल, कौन से नाम का टेबल है, एम्प्लॉयज, ओके। अब अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्यों, देखो एम्प्लॉयज को आप टेबल कब बोलोगे, जब उसमें कुछ कॉलम्स तो होने चाहिए ना, एक तो कॉलम होना चाहिए मिनिमम। देखो अगर मैं इसको रन एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगा, टेबल कंटेंट मिनिमम 1 कॉलम, शुड कंटेन 1 कॉलम, एक तो कॉलम होना ही चाहिए। तो कॉलम के लिए देखो टेबल का नाम लिखा हमने, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस करेंगे, इसके अंदर आपको एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी कॉलम ऐड करने हैं सभी कॉलम के नाम इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो कितने कॉलम है, 6 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, ओके। तो हर एक कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करो, एम्प्लॉय नंबर, Gender, hire date. ओके, लास्ट में सेमी। अब हर एक कॉलम में जो डेटा इंसर्ट करना है उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर कॉलम में आपको क्या इंसर्ट करना है, इंटीजर चाहिए, यहाँ पे लिख दो इंट करके। इंटीजर को कैसे मेंशन करेंगे, इंट, अभी हमने देखा था। बर्थ डेट, इसमें क्या आएगा, डेट, तो डेट के लिए क्या है, डेट। फर्स्ट नेम, इसके लिए वैट। मैं साइज रखता हूँ 40, इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेके 40 कैरेक्टर तक वो कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेगा, ठीक है। लास्ट नेम, इसका क्या आएगा, राइट। इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ। जेंडर, इसका कैर ले लो या फिर ई नम करके हमारे पास, राइट, एम
देन हायर डेट इसका क्लियर है। अभी एक ही क्वेरी या दो क्वेरी है? एक ही क्वेरी है ना, दो लाइन पे देखो, मैं हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी थी एक ही लाइन पे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्रिएट एक लाइन में लिखूंगा, डेटाबेस एक लाइन में, ये एक लाइन। ये कैसे पता चले एक ही क्वेरी? देखो जहाँ से ब्लू डॉट स्टार्ट हो जाएगा क्वेरी वहां से स्टार्ट हो रही है, क्वेरी एंड कहाँ पे होगी? जहाँ पे सेमी कॉलन। ओके, इसके लिए देखो सिंपल, यहाँ से क्वेरी स्टार्ट हो गई, क्वेरी यहाँ पे एंड हो गई। अब क्वेरी को रन करने के लिए कंट्रोल एंटर। देखो एरर क्या आ गया? सिंपल, मेरे पास कितने डेटाबेस है? दो डेटाबेस है। आपको ये टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है? एम्प्लॉयज इन्फो। लेकिन सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो रहा है ना कि आपके पास दो डेटाबेस है, उसमें से ये टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है? फिर आपको कौन से डेटाबेस में करना है? एम्प्लॉयज इन्फो। तो पहले सॉफ्टवेयर को बता दो कि मुझे ये डेटाबेस यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल यूज एम्प्लॉयज इन्फो। जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा ये नाम बोल्ड हो जाएगा, इसका मतलब अब ये डेटाबेस मेरा यूज में। तो लाइन नंबर 27 के बाद मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा सभी ऑपरेशन इस डेटाबेस के ऊपर होंगे। अगर मान लो बाद में मुझे एस वाई एस नाम का जो डेटाबेस है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो यूज एस वाई एस कर दो, राइट। अब मैं इस क्वेरी को रन कर दूं, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन एम्प्लॉयज इन्फो में देखो टेबल सेक्शन में कुछ दिख रहा है क्या? रिफ्रेश करो यहाँ पे, देखो एक टेबल आ गया एम्प्लॉयज नाम। अब इस एम्प्लॉयज टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको इन्फो दिखेगी ये है टेबल का स्ट्रक्चर। देखो टेबल का नाम है, उस टेबल में कितने कॉलम है और हर एक कॉलम का डेटा टाइप। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? टेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही है ना ये, हर एक कॉलम का नाम है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप दिख रहा है यहाँ पे, और टेबल का नाम भी दिख रहा है। यस। अब हमने जो क्वेरी लिखी है इसको रिफॉर्मेट कैसे करते देखो। रिफॉर्मेट मतलब आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट पे कंपनी में मल्टीपल लोग काम करेंगे, उनको भी समझ में आना चाहिए ना आपने क्या लिखा है, राइट। तो इसको रिफॉर्मेट करने के लिए, रिफॉर्मेट मतलब सिंपल अच्छा दिखने के लिए, इस क्वेरी को सिलेक्ट करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो ब्रश का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है? ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई, जिसमें देखो हर एक कॉलम का नेम, देखो एक लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद उनका डेटा टाइप, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं। इसका एसक्यूएल में कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन पाइथन सी प्लस प्लस जावा इसमें क्या बोलते हैं उसको? इंडेंटेशन। कितने स्पेसेस होते हैं? 4 स्पेसेस, या फिर 1 टैप कर दो, राइट। क्लियर है सबको टेबल कैसे क्रिएट करना है? सेकंड एक और टेबल क्रिएट करते हैं, कौन सा? सैलरीज नाम का। कैसे करेंगे? क्रिएट टेबल सैलरीज, देन सेमीकोलन नहीं, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इसको ब्रैकेट नहीं बोलते, पैरेंथेसिस बोलते, राइट। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये हाइफन है, डैश नहीं बोलना है, ठीक है। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन पैरेंथेसिस के अंदर क्या मेंशन करोगे आप? हर एक कॉलम का नाम और उस कॉलम के बाद उसका डेटा टाइप। कौन से कॉलम है सैलरी टेबल में? एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट टू डेट। एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, उसके बाद कॉलम के डेटा टाइप लिखो। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पहले कॉलम के नाम लिखो फिर डेटा टाइप लिखो, मैं आपको ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साइमल्टेनियसली कॉलम का नाम लिखो फिर उसका डेटा टाइप लिखो, कॉमा करके सेकंड कॉलम का नाम, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर क्या डेटा टाइप है? इंटीजर। सैलरी इंटीजर, इंटीजर या फिर डेसिमल भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम डेट क्या आएगा? डेट टू डेट, यहाँ पे क्लियर है। कंट्रोल एंटर से रन करो, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सेकंड टेबल क्रिएट हो गया सैलरी नाम। इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो सैलरीज का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। इसको रिफॉर्मेट कैसे करेंगे? सिलेक्ट करो, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्वेरी रिफॉर्मेट होगा। क्लियर है? टेबल कैसे क्रिएट करना है? टेबल क्रिएट कर सकते हो सभी लोग। अब यहाँ पे जो टेबल दिख रहे हैं इनके सामने देखो, हर एक टेबल के सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं,
जिसमें से आई ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयज टेबल के आई ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो टेबल की आपको पूरी डिटेल इन्फो दिखेगी, जिसमें से हमें डीडीएल टैब में जाना है। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके ऊपर आप अगर जिसको ओपन करोगे तो हमने जो क्वेरी लिखी है वो आपको दिखाई देगी। आप राइट, इस लास्ट लाइन को छोड़ के आपको क्या अलग दिख रहा है? और हमने जो क्वेरी लिखी थी वही दिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या दिख रहा है, हर एक कॉलम का डिफॉल्ट नल आ रहा है ना। तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे नल क्या होता है, डिफॉल्ट नल क्या होता है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, देखो सिंपल, आज हमने डेटा टाइप्स देखे, तो उसका रिवाइज करना है घर पे जाके। मैं वो फाइल शेयर कर दूंगा आपको, और उसके बाद मैं फोटो सेंड करता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे। ओके, अब देखो इसमें क्या है, सेल्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। कैसे करोगे? क्रिएट डेटाबेस सेल्स सेमीकोलन, उसके बाद उसको यूज भी करना पड़ेगा, तो यूज सेल्स फिर से सेमीकोलन। फिर इस सेल्स डेटाबेस में आपको 4 टेबल क्रिएट करने हैं। देखो ब्रैक, ये जो स्क्वायर दिख रहा है उसके बाहर जो नाम लिखा है वो टेबल का नाम है। स्क्वायर के अंदर जितने भी है ना वो सभी उस टेबल के कॉलम। अब ये लाइन ऐसे क्यों है, इसमें इस कॉलम को बोल्ड क्यों किया है, अंडरलाइन क्यों है, ये सब हम बाद में देखेंगे। आज का टास्क है आपको सिर्फ एक सेल्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है, जिसमें चारों टेबल आप क्रिएट करोगे। क्रिएट टेबल कस्टमर, जिसमें कॉलम कितने देखो, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय सॉरी ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंपनी। हर एक का डेटा टाइप क्या लोगे आप? कस्टमर आईडी का इंटीजर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम varchar, ईमेल एड्रेस varchar, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंटीजर, कंप्लेंट ना, नंबर ऑफ कंप्लेंट, कितने कंप्लेंट है, 1 2 3 ऐसे। उसके बाद सेल्स टेबल, फर्स्ट कॉलम कौन सा है सेल्स टेबल में? परचेस नंबर। ये छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए कि बोल्ड क्यों किया है, उसको अंडरलाइन क्यों है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे एफ के क्यों लिखा है, ठीक है। सेल्स टेबल में परचेस नंबर है, डेटा टाइप इंट, डेट ऑफ परचेस क्या, डेट, कस्टमर आईडी इंटीजर, आइटम कोड varchar ले लो। आइटम कोड मतलब हर एक प्रोडक्ट के पीछे बार कोड रहता है, देखो अल्फा न्यूमेरिक रहता है। जो आपका varchar है ना, उसमें देखो ए टू जेड आपके कैरेक्टर चलते हैं, अलाउड है। उसके बाद 0 to 9 नंबर्स भी, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश वगैरह वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। देन आइटम्स टेबल है जिसमें 4 कॉलम है, और उसके बाद कंपनीज टेबल, ठीक है। इस टेबल को क्रिएट करना है, और हो सके तो इसका डेटा अंडरस्टैंड करो। इसके अंदर डेटा नहीं रहेगा, लेकिन आप इमेजिन करो कि कौन से टाइप का डेटा हो सकता है, ठीक। अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द डेटा। डेटा अंडरस्टैंड होने के बाद ही एनालिसिस कर सकते हो ना, या पहले एनालिसिस करोगे फिर अंडरस्टैंड करोगे डेटा को? तो टास्क समझ में आ गया क्या है आज का? एक सेल्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें चारों टेबल क्रिएट कर। ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट आज के